डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। ये है द एडवांस्ड 600 यूनिट 2 लॉजिक गेट्स। ये हमारी 47 लेक्चर की सीरीज है। इसमें हम एडवांस्ड प्रॉब्लम्स, एडवांस मतलब ऐसे नहीं कि लंबे लंबे प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्चुअली खूबसूरत प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को लेते हैं और अच्छी तरह से इनको तोड़ते हैं। तो आज का लेक्चर 26 है, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। 16 प्रॉब्लम्स है। और देखो, कहने को तो ये कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें अगर मैं राज की बात बताऊं तो कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बोले कैसी बात करते हो? तो देखो क्या है। पहले 8 प्रॉब्लम जो है उसपे चार्ज है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन लगाना है हमको वर्क एनर्जी थियरम, एनएलएम के कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, कहीं पर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट। तो समझे क्या हो रहा है। अच्छा, और दूसरा सेट है 8 प्रॉब्लम्स का, जो कि पूरा का पूरा एसएचएम की मास्टरी रिक्वायरमेंट है। समझे आप? अच्छा, अब जो एसएचएम की मास्टरी का रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है, उसमें ना मैंने आपके अंदर का जो डर कहो, या जहाँ पे आप दिल में जहाँ पे आपके घबराहट होती है ना, वो बराबर आइडेंटिफाई किया है उस, और उसके ऊपर बराबर इलाज दिया है। तो अगर आप उस थियरी को, एक ही स्लाइड है एसएचएम की थियरी को, उसको ढंग से पेशेंस के साथ अगर देखोगे तो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स आपको इजी लगने लगेंगे। आपको ये फीलिंग है कि अच्छा ये तो इजी है। दूसरा प्रॉमिस ये है कि फिजिक्स आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि टू द पॉइंट फिजिक्स लगाया है, अच्छा फिजिक्स लगाया है। चलिए आगे आगे आपको समझ में आएगा। पहले तो हम इसको क्या प्रॉब्लम से बाइफर्केशन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा। देखो, ब्लॉक ए में जैसे मैंने कहा था कि है क्या, तो यहाँ पे स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम है, 3 प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम लिखना तो आसान है ना, लेकिन एडवांस का मतलब क्या है कि आपको ये जो स्किल है फिजिक्स की, वो ये है कि सही कंडीशन चुनना आना चाहिए आपको, है ना। जैसे फोर्स लगाओ या एनर्जी लगाऊं, अगर फोर्स है तो किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, ये अच्छे डिसीजंस है, ये लेवल अप के डिसीजंस है, फिर तो आसान हो जाते प्रॉब्लम। तो यही डिसीजंस आपके मार्क बनाते हैं। चलो, ब्लॉक बी में क्या है कि डायनेमिक्स इन अ फील्ड है। यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ न्यूटन के लॉ तो वही पुराने हैं, तो होगा क्या, बस एक क्यूई और एक फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ स्किल क्या है कि आप कौन से सिस्टम को समझते हो और चुनते हो। समझे? तो बोले ये तो आसान है, तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ दिखने लगती है सिस्टम। ब्लॉक सी में फील्ड लाइंस की ज्योमेट्री, आपको पता ना फील्ड लाइंस क्या होता है। एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, एक हीरा है। वैसे तो सबको ये प्रॉब्लम जानते हैं, सबको ये प्रॉब्लम करके रखे हैं, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए लिया गया है। और फिर ब्लॉक डी है, जिसको हम कहेंगे कि 8 प्रॉब्लम्स वाला एसएचएम का मास्टर क्लास है ना। और यहाँ पर ही आपका मैं कहूँगा कि मेरा जो प्रॉमिस है कि ओ दैट्स इजी वाला फीलिंग, यहाँ पे होता क्या है कि बीड, रॉड, रिंग, डिस्क, स्प्रिंग, आपने सब कुछ सॉल्व करके रखा है ना, अलग अलग सेटअप जैसा लगता है। और आप क्या करते हो कि सबको अलग मेथड से देखते हो ऐसा सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे आज याद देखोगे कि एक ही चीज़ है। तो मैं रेसिपी दूंगा, उस रेसिपी से ये सारे गिर जाएंगे धड़ाम से। तो आपको क्या करना है कि रेसिपी पकड़नी है। अगर रेसिपी पकड़ ली तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स एसएचएम के, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे एसएचएम हो, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी है आप लोगों से। प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम्स पे रेड में लिखा हुआ है
क्या बोले पॉज एंड ट्राई। तो टाइम को तो छोड़ो, वहां टाइम भी दिया है, लेकिन वहां एक अच्छी हिंट दी है, तो आपको वहां वीडियो को रोकना है और उतना मिनिमम टाइम ईमानदारी से सोचना है, एटलीस्ट प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल भी करो, फिर सॉल्यूशन देखो। क्यों बोले ऐसा क्यों? तो बोले आपका लर्निंग जो है ना, आपके खुद के स्ट्रगल में है ना, सॉल्यूशन देखने में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये डील है आपको, तो ही ये पूरा वीडियो आपके काम आने वाला है। चलो अब क्या करते हैं कि थोड़ी सी पेशेंस के साथ थियरी को देख लेते हैं। देखो कितनी आसान थियरी है ना, और 16 के 16 प्रॉब्लम्स पे यही थियरी चलने वाली है। बोले ये तो सब आसान है। बोले पहली क्या है, पॉइंट चार्ज, ये क्या हमें पता नहीं है? चलो ये तो पता है, फील्ड क्या है, पॉइंट चार्ज का फोर्स क्या है, तो ये तो सब हम बचपन से जानते हैं सर, कोई बात नहीं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड क्या है? बोले ये भी हमको बचपन से आता है। लेकिन इसमें नोटिस करो कि नीचे का जो आर है उसकी पावर सिर्फ 1 है। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा फैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, दूसरी फील्ड देखो, ये भी हमें पता है 3/2 जिसका पावर है नीचे। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज है कि ये मैक्सिमम r/√2 पे होता है, लेकिन आज हम इसे z इक्वल टू r पे निकालेंगे। ठीक है, और चौथा तो एकदम आसान है, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और डायपोल में टाउ होता है पी साइन थीटा। और अगर कंडक्टर आए तो दो बातें हैं कंडक्टर में, थियरी में जैसे कवर कर रखिए। चार्ज कंडक्टर के शेल हो, उसका शेल एनीवेज कंडक्टर हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पता है आपको? इट मस्ट बी जीरो। और ये पूरा कंडक्टर या शेल हो या स्फीयर हो, बाहर से कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज, ऑल द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो पॉइंट चार्ज का तो पता ही है आपको, है ना। तो ये प्रॉब्लम 1 है ना, इसमें ये चीजें आपको क्लाइमेक्स में दिखेगी। और है एक होता है सुपरपोजिशन, मतलब फील्ड्स जो है वो वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, पता है, लेकिन यहां पर ना इसका उल्टा लगा, वो भी इतना ही पावरफुल निकल के आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, है ना। अगर कोई फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। मैटर करता है सिर्फ लेफ्ट ओवर पीस, लेफ्ट ओवर पीस ये लिख लो, क्योंकि प्रॉब्लम 14 में आपका जो पूरा इंटीग्रेशन है करने बैठोगे तो 5-7 मिनट घुस जाएगी एग्जाम में, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर पीस को पहचान के करेंगे। चलो अब आपका जो मेन पेन पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा पेशेंस के साथ फिर प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 8 प्रॉब्लम्स फटाक से गिर जाएंगे आपको। चलो यहाँ पे एक काम करो कि आप एक सीन इमेजिन करो कि इक्विलिब्रियम में पेपर में क्वेश्चन आता है ना। बोले तो ये तो हम बहुत ही कंफर्टेबल है, फोर्स बैलेंस लिख दिया, आंसर आ गया। फिर आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल कि द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ पीरियड। खत्म, तो पेन रुक जाता है, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, बोले डिस्प्लेस कहाँ करे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बताता हूं मैं क्यों होता है। क्योंकि आपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बोला ना, बीड का, रॉड का, स्प्रिंग का सॉल्यूशन सब अलग अलग दे रखे हैं, है ना। तो हर आपका दिमाग ये पैटर्न नहीं देख पाता, ये सोचता है कि हर एक प्रॉब्लम का मेथड अलग है। तो ये गलती आप मत करो, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने अल्गोरिदम दे रखा है 4 स्टेप का। कितने स्टेप है? बस 4। बोले 4 तो बहुत हो गए सर, एक ही बात तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन उसको आप दिमाग में घुसाने के लिए 4 स्टेप बताया आपको, बस 2 प्रॉब्लम्स में दिख जाएगा ये। अच्छा, तो पहला स्टेप तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम पहले, मतलब एक्स जीरो है, अगर रोटेशन की बात है तो थीटा पकड़ना है, क्या डरना है, थीटा जीरो पे बैलेंस करो फोर्स को, है ना। जैसे ही बैलेंस किया, ये फोर्स आपको काम आएगा, इस फोर्स को संभाल के रखो, है ना, क्योंकि बाद की अलजीब्रा में ये काम आता है। ठीक है, तो
ये फोर्स बैलेंस तो आता है सर, लेकिन यही तो मेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर रेट मत करो ये स्टेप को। दूसरा है, अब डिस्प्लेस करो छोटा सा एक्स, है ना। बोले सर कहाँ डिस्प्लेस करें भाई, दिखेगा प्रॉब्लम में। तो फिर उसके बाद आप डिस्प्लेस कर दिया तो एग्जैक्ट नेट फोर्स या टॉर्क, गोल घुमा रहे तो टॉर्क, लीनियर है तो नेट फोर्स। अब बोले सर एग्जैक्ट बोला है मैंने, जो भी आपको फोर्स आता है ना वो लिख दो, अप्रोक्सीमेशन की कोई बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सच्चाई की बात कर। अच्छा, अब मैं लीनियर रेंज की बात करता हूँ, क्योंकि एडवांस में यही पर तो है, देखो बायनोमियल एक ही चीज इनके पास है, बोले एडवांस एडवांस करते रहते हैं। तो बायनोमियल क्या होता है कि 1+u⁴n इक्वल टू हम लिखते हैं 1+nu, है ना। अब यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आपने बचा के रखा था उस ये सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ जादू होता है कि सारे कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक्स वाला टर्म जो है वो बच जाता है। ठीक है सर, समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम देखो आएगा। तो आपका यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर c/m लिखो कैपिटल, या तो c/i लिखो, रोटेशन में i होता है, और टाइम पीरियड तो पता ही है 2π/ω, खत्म। एक रूल यहाँ पे है जो बिल्कुल आपको ध्यान से बरतना है, नेगोशिएबल नहीं है। एफ क्या होता है, बोले रिस्टोरिंग फोर्स समझना होता है, -cx। बोले ये सर माइनस साइन कहाँ से है, बोले रिस्टोरिंग है इसलिए माइनस लगाते हैं। तो अब ये जो माइनस साइन है ये हमको पता है कि, लेकिन फिजिक्स से निकलना चाहिए स्टेप 3 में अपने आप, समझे। अगर आपने फिजिक्स लगाया है और माइनस साइन नहीं आई है तो आप जबरदस्ती मत डालना, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, जबरदस्ती माइनस साइन नहीं डालनी है। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपकी अलजेब्रा में गलती है, या तो एसएचए में है ही नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आप वापस आता ही नहीं हो, समझे। देखो मैं यहाँ पे, आप रुको प्रॉब्लम 15 तक, वहां पे प्रिंटेड सॉल्यूशन में भी ये गलतियां बाहर से माइनस साइन लाके चिपका देते हैं और एसएचएम करा देते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेप 3 है ना, उसको थोड़ा और मैं आसान करता हूं, देखो देखो क्या आसानी है ना। क्यों आसान है, क्योंकि तीन तीन ही पावर है। पहला तो है पावर 1 होता है ना, -1, दिखाऊंगा मैं आपको। पावर -2, -2 वाला कौन सा पावर है, अगर फोर्स का नीचे r² होता है, या तो नीचे फील्ड r होती है, या तो फील्ड 3 to पावर होती है नीचे, है ना, तो ऊपर -3/2 होगा। देखा, तो ये तीन ही तो है लीनियराइजेशन, कितना आसान हो गया। उसमें एक और चीज बताता हूं, अगर u तो छोटा है ही यहाँ पे, तभी तो बायनोमियल, लेकिन ये जो ब्रैकेट में u की जगह u² आए तो u² को निग्लेक्ट ही कर दो, जीरो ही कर दो उसको, तो और भी आसान हो जाएगा, है ना। ये आपका बायनोमियल पहला हथियार है। दूसरा हथियार है ना, लेविटेशन थियरम बोल दो इसको। तो इसमें यह है कि अब ये आपका सारी ये लास्ट है, 20 सेकंड में आपके प्रॉब्लम गिर जाएंगे। जैसे फोर्स को क्या लिखते हैं हम, c/r⁴n। बोले ऐसा क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा ही तो है ना। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट r0 पे ये बैलेंस कर रहा है ना। तो वो जो पार्टिकल है वो सीधा √ng/r0, ओमेगा इसका ये आ जाएगा। बोले सर ये क्या रटना है, रटना नहीं है, पैटर्न देखो समझ में आ जाएगा। बोले क्या प्रूफ, देखो इसका नीचे स्क्रीन पे ही है, मतलब फोर्स को आप लिखो mg इंटू ये जो बाइनोमियल है। बोले ये कहाँ से आया, तो ये नीचे था ना इसलिए ऊपर ले गए उसको, डिस्प्लेस किया तो r0 की जगह r0+x आया, ऐसा दिखेगा। अब बाइनोमियल, अब आपका mg कैंसिल हो जाएगा नेट फोर्स जब लगाओगे तो, है ना। नेट फोर्स मतलब पहले बिना x को डिस्प्लेस किए था, तो यहां से आएगा, ठीक है ना। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो कोएफिशिएंट सामने आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैजिक देखो, इस फॉर्मूला में मास भी गायब हो जाएगा, चार्ज भी गायब, कूलम कांस्टेंट भी गायब, सब कुछ r0 के अंदर छुप जाएगा। सिर्फ दो चीजें बचेंगी, n और g। तो दो चीजें रट लो,
इतना सारा रटा है तो मतलब पैटर्न देख के रटना है, ऐसा नहीं। तो क्यों, अगर पॉइंट चार्ज है तो नीचे आपका आर स्क्वायर आता है, तो एन क्या होता है 2, तो ओमेगा क्या होगा उस हिसाब से 2g/r। लाइन चार्ज नीचे है, नीचे मतलब प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको, तो पता है आपको 1/r तो n1, ओके, ओमेगा आपका g/r। तो ये जो है ना 10 प्रॉब्लम नंबर 11 में ये सारे थियरी यहाँ पे कैश होगी 10 सेकंड 20 सेकंड में, आप खुद देखोगे, है ना। जो दूसरों को 5-7 मिनट लगते हैं, आप सिर्फ 10 सेकंड में आपका काम खत्म हो जाएगा, ये पैटर्न अगर देख लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये थियरी आपको स्ट्रक्चर दिखा रही है। बोले सर बहुत मजा नहीं आता, लेकिन ये थियरी जरूरी थी इसलिए दी। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे प्रॉब्लम में ये जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा है कि नहीं वो चेक करता है। चलो बस हो गई थियरी, आप करते हैं शुरू अटैक। अच्छा, अब ये जैसे कहा था ब्लॉक नंबर ए था, इसमें मैंने क्या कहा था ना, याद रखो आपको, इक्विलिब्रियम तो ठीक है, कंडीशन कैसे समझ पाते हो, यही तो स्किल है ना। तो पहला ही प्रॉब्लम है इसका, मैं आपको अभी दिखेगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। चलो देखो, क्लासिक प्रॉब्लम है, खूबसूरत प्रॉब्लम है, पूछा भी गया है और पूछा जाता रहेगा। ये चार्ज मर्क्यूरी ड्रॉप्स है, ठीक है, हर एक का मास स्मॉल एम, कैपिटल चार्ज क्यू। ये कैपिटल सॉरी स्मॉल एच से, हाइट एच से रेस्ट से गिरती है, और नीचे ग्राउंड पे क्या रखा है, इंसुलेटेड स्पेरिकल मेटल वेसल है, कैपिटल आर है जिसका। अब जिसके टॉप पे छोटा सा देखो होल बना रखा है, ठीक है। अब शुरू की ड्रॉप्स आराम से अंदर चली जाती है, अब क्या होगा, जैसे जैसे अंदर ड्रॉप जाएगी तो चार्ज तो बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा कि नहीं। तो रिपल्जन होते होते एक एक ऐसी ड्रॉप आएगी जो अंदर घुस नहीं पाएगी। तो सवाल यह है कि लास्ट वो ड्रॉप कौन सी है जो अभी अभी एंटर कर सकती है। समझ गए आप इसको, तो देखो पॉज करो और सवाल अपने आप से ये पूछो कि कैन इट रीच, है ना। तो ऐसे कैन इट रीच का जवाब कौन देगा यहाँ पे, फोर्स बैलेंस या एनर्जी बैलेंस। तो देखो किताबों में तो फोर्स बैलेंस देके रखा है, मेरी खुद की चैनल पे भी मैंने ये फोर्स बैलेंस से उठा के रखा था, वो भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे और खूबसूरत तरीका है ना। होप आपने पॉज किया है, सोचा है, तो मजा आएगा आपको। चलो इसको अब देखो सॉल्व करते हैं, बड़ा सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। वो जो ब्लॉक है वो आपके लिए बाद में, नीचे वाला। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि पहले तो स्फीयर के अंदर एन ड्रॉप्स है, क्योंकि उतने चले गए, तो स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाएगा, एन क्यू। ठीक है, तो अब थियरी तो आपको पता है, याद करो कि बाहर से ये स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, है ना। जैसे सारा का सारा एन क्यू सेंटर ओ पे बैठा है, तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एन प्लस वंथ ड्रॉप को देखो, वो रेस्ट से चलती है। अब देखो इसके सेंटर से डिस्टेंस ये सब तो आपको ज्योमेट्री से पता होना चाहिए, कितना है, h-r पे है, अग्रीड, है ना, क्योंकि h ग्राउंड से है और सेंटर आपका ग्राउंड से ऊपर है ना, r, समझे। और उसको पहुंचना सिर्फ होल तक है, सेंटर से r डिस्टेंस। तो अब कंडीशन क्या है एंटर करने की, बोलो ये समझ गए तो प्रॉब्लम, बोले होल तक सिर्फ पहुंचना है उसको, क्यों मतलब नहीं समझे, तो बोले यहाँ पे वेलोसिटी मैं 0 करा दूंगा चलेगा, या उससे ज्यादा चाहिए। चलो ये बताता हूँ बात। अब देखो वर्क पावर में आपको पता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लगा हुआ पूरे पाथ पे है, पहले सुनो। तो
वर्क पावर से आपको ग्रेविटी का काम क्या है, देखो एम जी इंटू एच माइनस टू आर। ठीक है, ये कैसे है, बोले ड्रॉप उतना ही नीचे आएगा ना, देखो टू आर, एच से टू आर, है ना। और रिपल्जन क्या करेगा, ड्रॉप नीचे आ जाए, ग्रेविटी वो नेगेटिव है। ओके, तो ये वर्क पावर एनर्जी लिख दिया आपने, थियरम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बोले सर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो देखो वो सब चीजें आपको, अब मैं ये जो बॉक्स्ड छोटा सा बॉक्स है नीचे एकदम राइट कॉर्नर में, वहां पे लिख रखा है। पहला तो ग्रेविटी का वर्क है, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क है। वो आपको होता है यूजुअली दो तरीके से, एक तो माइनस डेल्टा यू, और दूसरा जो यहाँ दे रखा है इंटीग्रेशन करो इनिशियल टू फाइनल, अपने आप माइनस आ जाता है ना। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है, माइनस डेल्टा यू होता है कि नहीं, तो वहां से भी यही फॉर्मूला आएगा। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला समझ गए। और डेल्टा के हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, थोड़ा सा या जीरो हो तो भी चलेगा, क्यों बताता हूं। तो अब देखो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एच माइनस टू आर है ना, वो दोनों टाइप से कैंसिल हो जा रहा है, तो लंबा दिखने वाला एक्सप्रेशन आपका थोड़ा सा साफ हो जाता है, और एन लेस देन और इक्वल टू ये आ गया, दिखा। तो आपका लास्ट एंटरिंग ड्रॉप जो है वो तो एन प्लस वन है ना, जहां ये एन इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, समझे। देखो आप बताता हूं कि जो प्यारी सी बात यह है कि मार्जिनल केस में ड्रॉप होल पे तो पहुंचती है, उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। बोले अंदर वेलोसिटी जाएगा कैसे, जीरो हो गई तो पता है आपको शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां उसको रिपल्जन नहीं मिलेगा, ग्रेविटी खुद से ड्रॉप करा देगी, टपका देगी उसको अंदर, समझ गए। अब ये परमानेंट क्योर वाला बॉक्स पढ़ो, है ना। तो जैसे मैंने कहा बहुत लोग प्रॉब्लम रिलीज पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करते हैं, हमने खुद वो किया हुआ इस चैनल पे, डजेंट मैटर, तो सॉल्यूशन तो सही देता है। अब होता क्या है कि एम जी इक्वल्स रिपल्जन एट हाइट स्मॉल एच, थोड़ा सा वो गलत है, ये नेसेसरी कंडीशन है। क्यों, क्योंकि ड्रॉप जैसे जैसे पास आती है ना, रिपल्जन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ड्रॉप बीच रास्ते में रुक भी सकती है, भले ही शुरू में चल पड़ी हो। तो ये है, इसको आप समझो हमेशा के लिए। कैन इट रीच का मतलब है, ऐसा कोई भी ऐसा इस टाइप का सवाल है तो एनर्जी अलोंग होल पाथ लगाना बेटर है, कभी भी एक पॉइंट पे फोर्स चेक नहीं करना। बोले सर आपने अब किया तो है, निकल आया आंसर, वो अलग बात है, बट ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या मैकेनिक्स हो या कुछ भी हो, ये एनर्जी इज द बॉस। चलो अब प्रॉब्लम टू पे आते हैं। ये तो बड़ा क्लासिक सेटअप है, लेकिन छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। वो दो आइडेंटिकल बॉल्स है, स्मॉल एम मास है, चार्ज क्यू है स्मॉल क्यू, कॉमन पॉइंट से सिल्क थ्रेड पे लटकी है, थ्रेड लेंथ एल दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन थीटा है, छोटा छोटा सा डिफ्लेक्शन। तो आपको प्रूव ये करना है कि एक्स ये दे रखा है, पहला। दूसरा है, दूसरा पार्ट जो ये मैं ट्विस्ट बोल रहा हूं यहाँ पे, अब चार्ज दोनों बॉल से लीक होने लगता है। अब इस तरह होता है कि एक दूसरे की तरफ लीक होगा तो अप्रोच करेंगे, तो ये वेलोसिटी दे रखी है ए अंडर रूट ए बाय अंडर रूट एक्स, ए कांस्टेंट है, तो आपको डी क्यू बाई डी टी निकालना है, मतलब चार्ज लीक होने का रेट। यहाँ पे बड़ा डिस्कशन चलता है कि फलाना ढिकना क्या है, लेकिन रिवर्स इंजीनियर प्रॉब्लम है ये। चलो देखो हिंट क्या है, पार्ट टू में कोई नया फिजिक्स नहीं है, जो आपने पार्ट वन में क्यू को एक्स का फंक्शन बना दिया ना, उसको डिफरेंशिएट करो बस, ज्यादा नहीं सोचना है।
चलो देखो, किसी एक बॉल का यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये तो पता ही है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैलेंस करो। ठीक है, टी साइन थीटा ये आ जाएगा, टी कॉस थीटा ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए अगर रुकना है तो ये वर्टिकल बैलेंस कॉस थीटा के साथ आया है ना। तो जल्दबाजी में और कई किताबों में भी ये साइन और कॉस के मिसप्रिंट हो रखे हैं, तो ये आपको पकड़ना है, ये तो लेवल होना ही चाहिए आपको। तो ये भी तो एक स्किल है। अब देखो डिवाइड करो, टेन थीटा आ जाता है कि नहीं। अब स्मॉल एंगल दे रखा है तो जानबूझ के दिया है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है स्मॉल एंगल। इन इनमें से जो भी है तो है ना, साइन थीटा अगर लेंगे तो x/2/l आएगा, आधा सेपरेशन अपॉन थ्रेड लेंथ, पूरा नहीं। तो ये x/2 वाली भी कॉमन गलती निकलती है। ठीक है, अब इनको इक्वेट करेंगे तो अपने आप x³ आ जाएगा वहां पे, और x आपका 1/3, पूरा जो ब्रैकेट है उसको। पार्ट वन डन हो गया। अब क्या करेंगे तो बोले इस रिलेशन को उल्टा करो, क्यू निकालो, क्योंकि हमको dq/dt निकालना था। तो अब क्या dq/dt नहीं निकालते थे, x पावर 3/2 का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या आप, तो हो गया डिफरेंशिएट, है ना। तो x को डिफरेंशिएट किया इसलिए dx/dt लिखा। तो dx/dt क्या है, वही तो है कि उसी, वही तो वेलोसिटी है, सेपरेशन घटा रहा है, यही तो बॉल अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब अप्रोच कर रहे हैं, डिस्टेंस घट रहा है ना, इसलिए dx/dt हमको -a/√x, ठीक है ना। तो ये सर आप तो बोल रहे फिजिक्स से आना चाहिए, तो ये तो उन्होंने दिया हुआ है ना कि ये अप्रोच कर रहा है, और फिजिक्स भी यही बोल रहा है, तो माइनस होगा कि नहीं, एक्स घट रहा है ना। चलो तो देखो, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करो तो dq/dt निकल के आ गया। मजेदार बात यहाँ पे अब ये होती है कि कहीं पर यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये ही तो रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे होता है, बोले ऐसा वेलोसिटी दे रखा है रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि आपका एक्स कैंसिल हो जाए, है ना, ताकि आपका लीक रेट कांस्टेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे भी डिस्कशन को स्कोप है कि आप पूरा इंटीग्रेट करो तो क्या होता है, बट लेट इट गो। ठीक है, तो ये ऐसे आया है यहाँ पे। चलो अब आते हैं प्रॉब्लम 3 के ऊपर। अच्छा प्रॉब्लम है ये। ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक ए, उसका हम समझेंगे कि बॉस लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले सुनो फिर बताता हूं क्या है। एक इंक्लाइन है जिसका एंगल अल्फा है, उसके बेस पे चार्ज ए फिक्स्ड है। एक लाइक चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज क्या करता है समझे, तो ये कैपिटल बी है, मास स्मॉल एम है, इंक्लाइन पे रखा है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से एंगुलर पोजीशन बीटा पे। तो कैपिटल बी और इंक्लाइन के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है चलो, और ये म्यू लेस देन 10 अल्फा है। अच्छा, ये लेस देन 10 अल्फा का मतलब क्या है कि बिना अगर रिपेलिंग फोर्स नहीं लगता कूलम फोर्स, तो ये बी फिसल ही जाता, लेस देन है ना 10 अल्फा। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि मैक्सिमम बीटा क्या है जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में है, जो स्लोप पे बी है ना। करो पॉज। यहां पे आपकी गड़बड़ तो ये होती है कि सर समझ में ही नहीं आया, समझ में नहीं आया क्योंकि 3D फिगर बनानी होती है, एक बार देखोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैंने ये जो फिगर आपको स्क्रीन पे दे रखी है वो, दैट इज द क्रक्स, बोले यही फिगर समझ में नहीं आती है तो सॉल्यूशन स्लाइड पे समझ में आ जाएगी। तो 3D फिगर जो समझ में आई, तो अब हिंट ध्यान से सुनो, और यही आपके प्रॉब्लम की चाबी है। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो अननोन है, तो लेट इट
बी एनी डायरेक्शन, डोंट फिक्स इट, उसे एक फ्री वेक्टर मानो, जिसका मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम पता है आपको, अगर आपको 3D समझ में आया तो ये होगा म्यू एम जी कॉस अल्फा, है ना। डायरेक्शन तो वही तो रिजॉल्व करना है हमें, किस डायरेक्शन में, ऐसा रिजॉल्व करो कि आसान हो जाए काम। ठीक है, तो चलो देखो, आपको ये जो फिगर है वही से क्लियर होगा, आगे स्लाइड पे बना रखे, देखो पूरा खेल इंक्लाइन प्लेन में है, तो उसी प्लेन में तो काम करना है। तो नीचे जो राइट कॉर्नर में फिगर है वो समझ लो पहले पॉज करके। ठीक है, फिर जो बी पे तीन फोर्सेस है, कौन सा, तो बोले एक रिपल्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ए बी के अलोंग, है ना, तो दूर जाएगा वो ए से दूर। दूसरा है ग्रेविटी का, इसका इन प्लेन कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग से नीचे, है ना, जो ए बी से एंगल बीटा बनाता है, देखो ध्यान से इसको। और तीसरा है फ्रिक्शन एफ, इसका मैग्नीट्यूड एट द मोस्ट क्या हो सकता है, म्यू एन, और एन होता है एम जी कॉस अल्फा, ये तो आपको एनएलएम से पता है। डायरेक्शन बोले अभी पता नहीं है, कोई भी हो सकती है। तो स्मार्ट मूव ये है कि आप रिजॉल्व करो ए बी के परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि एफ का वहां कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जीरो है वो, एफ तो ए बी के अलोंग है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ आएगा ही नहीं, तो एक अननोन तो गया। तो परपेंडिकुलर बैलेंस लिखो, अब ग्रेविटी का क्रॉस कंपोनेंट आ जाएगा, इसलिए एम जी साइन अल्फा साइन बीटा। बोले नहीं समझ में आया एम जी साइन अल्फा, तो पॉज करो, 2 मिनट देखो, समझ में आ जाए। जानबूझ के स्पून फीडिंग नहीं किया है, सारे वेक्टर नहीं दिखाए। अब इसे बैलेंस करने वाला तो एक ही कैंडिडेट बचा फ्रिक्शन का, है ना, और फ्रिक्शन को साई एंगल ले ले ए बी के साथ, तो एफ साइन साई इक्वल टू एम जी साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, ये साई ए बी के साथ लिया हुआ है। ओके, अच्छा अब देखो ये इनइक्वालिटी चेन, है ना, एम जी साइन अल्फा साइन बीटा तो एफ साइन साई था ही, लेकिन ये एफ साइन सा मैक्सिमम वैल्यू उसकी म्यू एम जी कॉस अल्फा हो सकती है। तो जो एक्चुअल लगने वाला है ये एफ साइन साई और म्यू एम जी कॉस अल्फा के बीच का कोई फ्रिक्शन होगा, ये समझ गए तो बात, बाकी तो 3D फिगर है। तो बीच के स्टेप आप हटा दो, तो साइन बीटा इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, उससे आपका बीटा मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये ठीक है कि नहीं। तो कैसे, तो म्यू लेस देन 10 अल्फा दिया है, तो म्यू कॉट अल्फा लेस देन 1 माइनस साइन अल्फा साइन इनवर्स, तो ये डिफाइंड है, मतलब मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है। और लिमिटिंग केस में क्या हो रहा है फिजिकली, देखो फ्रिक्शन पूरा का पूरा ए बी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो साई 90 डिग्री आएगा। तो लिमिटिंग केस में अपनी सारी ताकत वो वहां झोंक रहा है, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं उसको रोकने वाला। और ए बी के अलोंग लगाओ तो सारा एफ, जो कैपिटल एफ है कुलम, वही संभाल लेता है। तो एफ इक्वल टू एम जी साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये कंडीशन ए और बीच का सेपरेशन फिक्स कर देती है ना। तो रीयूजेबल मतलब ये प्रॉब्लम से हमने सीखा क्या, तो लिख लो, चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन जो है उसके अलोंग या क्रॉस प्रोजेक्ट करो, ताकि अननोन कूलम फोर्स एक इक्वेशन से गायब हो जाए। तो ये जो मूव है ना, वो ऐसा नहीं कि इस प्रॉब्लम डजन्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में चलने वाला है एडवांस में, समझे। चलो अब आता है आपका ब्लॉक बी। यहाँ पे पता है न्यूटन्स लॉ तो वही लगेंगे, क्यू ई एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ आपका सिस्टम आप ढंग से देख पाते हो कि नहीं। ठीक है, देखो, तो पहला ही प्रॉब्लम है, दो बॉल्स है इक्वल मास, दोनों पे चार्ज है
सेम वर्टिकल लाइन में H1 और H2 पे रखा हुआ है, दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंके गए, है ना। बॉल 1 ग्राउंड पे गिरती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल R पे, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करो, ग्राउंड के इंड्यूस चार्जेस भी निग्लेक्ट करो, सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि जिस इंस्टेंट पे पहली बॉल गिरती है, बॉल 2 की हाइट कितनी होगी। अच्छा सवाल है। अब यहां ध्यान दो कि इन दोनों के बीच कूलम फोर्स है ना। तो ये तो सेपरेशन के साथ चार्ज हो रहा है, तो भयानक हो जाएगी ट्रेजेक्टरी। तो नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप क्या करो, ऐसी सिस्टम चुनो कि कूलम फोर्स इंटरनल बन जाए, बात ही खत्म करो। तो यही तो ग्रेटेस्ट स्किल थी यहां पे। चलो देखो, तो सिस्टम ऐसी है कि दोनों बॉल उसमें आ गए, हमने पूरी सिस्टम चुन ली। अब म्यूचुअल जो फोर्स है कूलम, तो वो तो इंटरनल होगा दोनों सिस्टम अगर, तो इंटरनल फोर्स क्या सेंटर ऑफ मास को हिला सकता है? नहीं हिला सकता ना, न्यूटन थर्ड लॉ पैर कैंसिल हो जाती है। तो अब सीएम क्या करेगा बोलो? तो सीएम तो बिल्कुल साफ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये तो काइनेमेटिक्स में भी बहुत बार बताया है, किसी भी चीज को फेंक दो तो उसका सीएम तो प्रोजेक्टाइल ही करता है। अच्छा, तो इस सीएम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वी थी, क्योंकि दोनों बॉल्स वी से फेंके थे ना, तो एवरेज भी वही हो जाएगा, नहीं तो एवरेज निकालना पड़ता। ठीक है। अब बॉल 1 कब गिरती है? जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल आर है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी तो कांस्टेंट है, तो आपका टी निकल आएगा कि नहीं? काइनेमेटिक्स में पहला तो टी ही निकाल लो जहां से दिखे। अच्छा, तो उस वक्त सीएम की हाइट क्या होगी? तो बोले ये हाइट लिख रखी है। बोले ये समझ में नहीं आया। बोले हाइट तो आपका वर्टिकल में तो यू जीरो था, इसलिए -1/2 GT स्क्वायर है, लेकिन इनिशियल हाइट जो थी H1 H2/2 एवरेज हाइट, उसमें से थोड़ी सी कम होगी ना, -GT स्क्वायर। तो समझे, प्रोजेक्टाइल है भाई सिंपल। अब इक्वल मासेस का फायदा क्या है कि सीएम दोनों हाइट का सिंपल एवरेज बन गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अब बॉल 1 0 पे है, तो H2 प्राइम निकाल लो आप सीधा सीधा, है कि नहीं? तो यहां से आपका H2 प्राइम निकल के आ गया, H1 + H2 इंटू, समझे कैसे निकाला? सीएम पता है तो इस हिसाब से निकाला। अब आप थोड़ा सा रुक के इसको अप्रिशिएट करो कि हुआ क्या है। इंडिविजुअल ट्रैजेक्टरीज हमने छुआ भी नहीं उनको, क्योंकि वो तो फोर्स सेपरेशन के साथ बदल रहा था। कैन यू इमेजिन, जैसे नहीं मास एक्सप्लोड होता है तो एक आगे जाता है एक पीछे, लेकिन सीएम पकड़ना होता है ना। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के साथ यूजुअली करने पड़ते हैं, वो तो नाइटमेयर हो जाती है। तो टेक अवे यह है कि जब इंटरनल फोर्सेस ऐसे अगली हो, तो सीएम को ही देखना होता है, क्योंकि सीएम उसको इग्नोर कर देता है। कोलिजन में भी आप ये करते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही सोच लगी है कि नहीं? है ना, नाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चलो, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, एक दो बार करोगे ना तो आसान लगने लगेगा। पहली नजर में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन समझ में ही नहीं आता है, डेटा नहीं समझ में आया, डेटा नहीं दिया है सर, ऐसा सब चीजें। लेकिन ध्यान से मैं दिखाता हूं आपको कि क्या है, देखना आपको। देखो, पहले दो चार्ज बॉल्स है, दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी v से चल रही है। अब क्या है, एक यूनिफॉर्म फील्ड अचानक से एक्ट कर रहा है छोटे से टाइम डेल्टा के लिए दोनों पे। ओके, और यहाँ पे दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है वो इग्नोर करना है सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। बाद में बॉल 1 की वेलोसिटी 60 डिग्री मुड़ गई,
और आधी हो गई पहले से, और बॉल 2 की 90 डिग्री से मुड़ गई, स्पीड पता नहीं उसकी। तो निकालना है कि बॉल 2 की स्पीड की मतलब कितनी बदली, और Q2/m2, है ना। अगर Q1/m1 अल्फा 1 दिया है, तो सर कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको थोड़ा Q2/m2 कहाँ से आता है फैमिलिटी चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हिंट पूरा सुन लो, सेम ई है, सेम डेल्टा टी है, तो झटका लगेगा तो डेल्टा वी चेंज, वेलोसिटी चेंज वेक्टर्स, इसमें क्या कॉमन होगा। ठीक है, चलो देखो आप, यहां पे फिगर भी बना के दिया है आपको, सॉल्यूशन पहले समझो। छोटा टाइम है ना, मतलब झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से स्विच ऑन की, तो इसको इंपल्स मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से डेल्टा वी आया। अब ये मत पूछना सर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो Q/m इंटू मतलब फोर्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी, यही है। अब ये जो ई है भाई साहब, इस ये तो एक वेक्टर है और दोनों के लिए सेम है, तो मतलब क्या हुआ, तो दोनों के लिए डेल्टा वी और डेल्टा वी टू पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, बस यही तो क्रक्स ऑफ मैटर था, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन तो पता चल गई, तो Q/m का रेशियो देखो, Q/m कहां से आया, तो यही तो पूरा प्रॉब्लम है। बाकी तो अब सारा कंपोनेंट लिखना है, बच्चों का खेल है। बोले नहीं समझ में आया तो पॉज करके समझ लेना, फिगर देखो मैंने क्या। तो इनिशियल वेलोसिटी को आई कैप में दिया था, है ना, और बॉल 1 का फाइनल V/2 60 डिग्री, कंपोनेंट में लिखा है डेल्टा वी, देखो इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल करके, आई कैप जे कैप आ गया, बॉल 2 90 डिग्री, तो इनिशियल माइनस वी, क्योंकि उसका इनिशियल जे कैप आई कैप में कुछ था ही नहीं, सॉरी फाइनल, तो ये भी आ गया डेल्टा वी टू, ठीक है। बोले पैरेलल का मतलब क्या है, तो बोले स्लोप बराबर, तो स्लोप बराबर का मतलब क्या है, तो ये आपको देखो बॉक्स में दिखा के रखा है, नीचे फिगर और नीचे देखो, पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना, वहां से ये V2/V निकल के आया है, तो यहां से V2 निकल के आएगा, समझे। तो यहां पे आपका वेक्टर की मास्टरी पूछा है इनडायरेक्टली, चलो कोई नहीं। तो स्पीड आपकी जो है √3 गुना घट गई, और Q/m रेशियो, तो अब तो अलजीब्रा है भाई, आपको एक्स कंपोनेंट का रेशियो ले लो, Q1/m1 तो दिया था, है ना, तो एक्स कंपोनेंट का रेशियो लोगे आप, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, तो वहीं से Q2/m2 मिला है। ओके, दो लाइन का वेक्टर अलजीब्रा है, बस इतना ही। आप इंपॉर्टेंट लेसन देखो, मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म फील्ड है, कॉमन टाइम है, तो ट्रेजेक्टरी की बात ही नहीं है, डेल्टा वी को कंपेयर करो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है वो, और डायरेक्शन एक है, तो स्केल देखो Q/m से स्केल हो रहा है वो, ये Q/m का ही तो मैटर है, डायरेक्शन तो मिल गई आपको। तो ये एडवांस में और जेई में ये चीज बार बार कपड़े बदल के आती रहती है। चलो प्रॉब्लम 6 देखते हैं, डोम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो एनएलएम का है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्विस्ट के साथ है, एलएलएम ही नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, तो वो सीख लो यहाँ पे, है ना। ये फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस स्पेरिकल डोम है, उसके टॉप पे एक छोटी सी चार्ज डिस्क, है ना, जेंटली रिलीज की जाती है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के आप सॉल्व कर पाओगे, तो अब तो आपका हो गया प्रॉब्लम,
अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा है और ये ऐसा बोला है कि ये डिस्क को उसी डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक है, जिस तरफ डिस्क स्लाइड कर रही है। और ऑब्जर्वेशन है कि ये डिस्क आपको सरफेस छोड़ देती है इस थीटा एंगल पे और थीटा वर्टिकल पे। तो निकालो आप एम जी बाई क्यू ई का रेशियो, है ना। तो हिंट आपका स्टैंडर्ड है, एनएलएम का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। डोम पे वही दो इक्वेशंस लगती है, कौन सी बोले हमें याद नहीं है। तो एनर्जी टॉप पे, टॉप का थीटा, टॉप से थीटा तक, मतलब टॉप से लगाओ थीटा जो भी दिया है। और रेडियल इक्वेशन है, जहां पे ब्रेक अवे मतलब नॉर्मल कंपोनेंट एन जो होता है 0 होता है, बस यही तो है। तो यहाँ पे ई एक्स्ट्रा आ गया, तो बोले ई का कहाँ क्या है, तो ई का रेडियल कंपोनेंट संभाल लेना है, ये आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा एनएलएम अगर ढंग से आता है तो। चलो देखो सॉल्यूशन देखो। अब एनर्जी टॉप से थीटा तक बोला था, तो फोर्सेस काम कर रहे हैं। ग्रेविटी क्या होता है आपको पता है, एम जी आर 1 - बोले ये तो हमको पता है। और यहाँ क्यू ई भी है, तो क्यू ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बोले दिखा नहीं तो देख लो आर साइन थीटा ही होगा। तो उसका काम क्यू ई इंटू आर साइन थीटा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों उसको एक ही डायरेक्शन में, है ना, फील्ड उसी की तरफ पुश कर रहा है। तो आप वर्क एनर्जी थियरम होगा, इनिशियली तो 0 था, तो 1/2 mv² ही आपका डेल्टा के है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। वैल्यूज डालो, साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा, है इनको एडवांस में यही तो आता है। 30 नहीं देंगे आपको, ऐसा देंगे 37 देंगे, 53 देंगे। चलो ठीक है, तो वो हो गया काम। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन है mv²/r। दूसरा इक्वेशन बोले वो n = 0 वाला कंडीशन, ब्रेक वाला कंडीशन से रेडियल डायरेक्शन में आपको लगाना है, तो वर्टिकल से थीटा पे है, तो ग्रेविटी का इनवर्ट कंपोनेंट mg cos थीटा। भाई ये अब कंपोनेंट तो देखना आना चाहिए, इसलिए वो फिगर नहीं बनाई मैंने। और क्यूई का रेडियल कंपोनेंट ध्यान से देखो, आउटवर्ड जाएगा क्यूई, है ना, आउटवर्ड जा रहा है क्योंकि डिस्क स्लाइड कर रही है। तो वहां हॉरिजॉन्टल फोर्स रेडियस से बाहर की तरफ होता है, तो ये माइनस हो जाएगा क्यूई साइन थीटा। और ये भी आपका एम ए होता है, कर्वेचर पे तो a v²/r होता है, ठीक है, खत्म बात। दोनों को बराबर करो, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ना मेरी फेवरेट आदत है सैनिटी चेक। बोले सर बार बार सैनिटी, सैनिटी चेक क्या है, आप देखो इधर उधर। फील्ड के बिना अगर ब्रेक अवे होता तो क्या होता, तो आपका कॉस थीटा 2/3 होता है ना, ये तो हमको पता है, अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री। तो यहाँ 37 पहले ही छोड़ दिया, तो बोले ये सही है क्या, हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक आउटवर्ड पुशिंग फोर्स है, जो डिस्क को ई जो है वो आउटवर्ड पुशिंग है ना, तो जो डिस्क को जल्दी उखाड़ना चाहता है, समझ गए, ऐसा जो हमको आता है उसके कंपेयर तो करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो क्या है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है ना। चलो कोई बात। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रैप बस्टर है। नॉन कंडक्टिंग रिंग है, मास एम है, कैपिटल आर रेडियस है, रफ फ्लोर पे रखिए, उसके अपर हाफ पे यूनिफॉर्म चार्ज प्लस लैम्बडा, लोअर हाफ पे माइनस लैम्बडा। लैम्बडा पता है आपको, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। टाइम t0 पे आपने यूनिफॉर्म फील्ड दे दी, आसान है, आई कैप में दी है, तो रिंग रोल करने लगते विदाउट स्लीपिंग। सवाल यह है कि उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, समझे कि नहीं। पॉज करो, देखो हिंट।
पहले रिंग पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, फिर अपने आप से पूछो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला कौन बचा है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए तो मेरा फेवरेट है ये। चलो देखो, यहाँ पे कॉर्नर में जो आपको दिक्कत होती है ना मास एलिमेंट लेने में, वो फिगर दे रखी है। पॉज करके पहले फिगर को समझ लो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था, तो अपर हाफ का टोटल चार्ज लैम्डा पाई आर, फोर्स आगे, लोअर का लैम्डा पाई आर, फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स आ गया आपका 0। तो बोले रुको यहाँ पे, ये छोटी सी लाइन लगती है लेकिन आधे से ज्यादा सॉल्यूशन निपट गया यहाँ पे। तो नेट अप्लाइड फोर्स ही अगर 0 है तो रिंग के सीएम पे तो सिर्फ मतलब वो तो कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बचना चाहिए। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है वो। तो यहां पे आप फ्रिक्शन फोर्स को F इक्वल टू एम ए लिख सकते हो। तो फ्रिक्शन ही तो एक्सेलरेट कराएगा इसको। ले सर, तो यही तो है ट्रैप। अच्छा, अब टॉर्क अबाउट द सेंटर, तो एलिमेंट डी क्यू का क्या हो जाएगा? लैम्बडा था इंटू आर डी थीटा होगा कि नहीं? ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार देखा है। ओके, अब हाइट y पे मतलब r साइन थीटा पे, तो फोर्स आप डी क्यू इंटू ई नॉट, क्योंकि यही फील्ड थी, तो हॉरिजॉन्टल आपका इससे टॉर्क आपका आएगा वाई डी एफ। समझे? अब देखो, टॉप हाफ आगे धक्का दे रहा है, बॉटम हाफ पीछे दे रहा है ना? लेकिन टॉर्क तो ऐड होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज कपल बन गया, तो इंटीग्रेट करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और दोनों को कंप्लीट करना है टाउ पूरा, तो 0 से पाई करना पड़ेगा। अग्रीड, और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब तीसरा है कि रोटेशन अबाउट द सेंटर, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? रिंग है तो एम आर स्क्वायर होगा आई। ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या है? ए इक्वल टू आर अल्फा। मेरे रोटेशन के चैप्टर में, थियरी में सारी चीजें ये कवर की है। ओके, तो नेट टॉर्क देखो, और नेट टॉर्क होता है आई अल्फा, तो यहीं से नेट टॉर्क हमने निकाला है। समझे ना? तो यहां से आपका एफ निकल के आ गया है ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स, मतलब मोशन की डायरेक्शन में। हाँ, पीछे नहीं है, ये आगे है। ये परमानेंट क्योर देखो, तो होता क्या है, रिफ्लेक्स होता है, आदत होती है स्टूडेंट्स की। बोले फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज करता है, तो पीछे खींच लो। और ये आपका रिफ्लेक्स बना है, फिजिक्स से नहीं बना है ये आपका, ये है ना, काइनेमेटिक्स वाले। तो सही टेस्ट आपका क्या है? टॉर्क ने रिंग को स्पिन किया, तो रोलिंग कंस्ट्रेंट बोला सीएम को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, रोलिंग का प्रॉब्लम है। नेट अप्लाइड फोर्स तो 0 है, तो सीएम को धक्का दे कौन सकता है कि नहीं? नेट तो सिर्फ फ्रिक्शन देगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन को आगे पॉइंट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हैबिट से नहीं लिखनी है, कंस्ट्रेंट से आती है। उसके लिए पूरे रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है ना। 23 लेक्चर है मेरे थियरी के। तो ये सोचने का तरीका रोलिंग के हर प्रॉब्लम में होता है ना। सिलेंडर पे फोर्स है, स्पीयर पे है, टॉर्क है, सब जगह पे ये हमने कवर किया। चलो आगे बढ़े। ब्लॉक सी है, एक ही प्रॉब्लम है, और इसको मैंने हीरा कहा था, फील्ड लाइन की ज्योमेट्री है, और ये बहुत बार बहुत जगह पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार हमने भी कवर कर लिया है।
दो चार्जेस है ना, प्लस Q1 ए पे, माइनस Q2 बी पे। एक फील्ड लाइन मतलब Q1 से निकलती है और ये ए बी से एंगल अल्फा पे। सवाल ये है कि ये लाइन माइनस Q2 पे किस एंगल पे पहुंचेगी। बड़ा अच्छा सवाल है, जो पहली बार देखता है ना उसके लिए तो हीरा प्रॉब्लम है। तो पहली बार में ये लगता है कि लाइन का पूरा कर्व पाथ सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? पहली बार में तो ऐसा लगेगा अगर सॉल्यूशन जिसने देखा नहीं है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। पॉज करो, देखो ये हिंट में ही आधा जवाब है। फील्ड लाइंस का एक फ्लक्स ट्यूब के अंदर ही बनती है ना। तो मतलब वो कंजर्व है बेसिकली, फ्लक्स ट्यूब अगर बना लिया तो तो यहाँ पे ना वो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, तो अंदर ही है। तो अल्फा के कोन के अंदर की लाइंस आपको पकड़नी है। इसके लिए ना आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। वो होता है, अगर हाफ एंगल अल्फा है तो 2 पाई 1 - cos अल्फा। चलो कोई नहीं। तो जैसे मैंने कहा ना, कंजर्व करना है आपको। देखो सॉल्यूशन, लाइंस, मेन आइडिया तो लाइंस को कंजर्व करना है। तो करते हैं काउंट। Q1 से सारी यूनिफॉर्मली निकलती है, तो जो टोटल नंबर होगा वो तो Q1 के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, तो पूरे 4 पाई में तो ये निकलती है सॉलिड एंगल में, ये तो आपको पता है। तो अल्फा कोण से कितनी निकली, बात इतनी सी है। ये यूनिफॉर्मली निकलती है ना, तो 4 पाई सॉलिड था, तो अल्फा के लिए तो हमने N1 बोला है और देखा सॉलिड एंगल। बोले 4 पाई के लिए टोटल थी, तो 2 पाई × 1 - अल्फा, इसके लिए कितना, तो सीधा त्रिराशि है, इससे N1 निकल के आया। अब ये जो बंडल है, देखो फिगर ड्रॉ करके, ये जो फ्लक्स ट्यूब है ये स्पेस में ट्रैवल करेगा और ना इस, ये बिना डिस्ट्रॉय, ये सारी जो लाइनें हैं ये पूरी की पूरी Q2 पे उतरनी चाहिए, -Q2 वाला है। समझ गए बात को? ये कंजर्व रहेगी। अग्रीड? तो बोले Q2 पे क्या था, Q2 तो अलग चार्ज है ना, तो उसके लिए N2 अलग से निकालना पड़ेगा। तो बीटा अगर उसको ले ले तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। अग्रीड? 2 पाई × 1 - cos बीटा। और होता यह है कि N1 = N2 क्योंकि कंजर्व्ड है। और ये आइडेंटिटी आपको पता है, 1 - cos x होता है 2 sin² हाफ एंगल बोलोकॉइड, है ना। अगर 1 + cos x होता तो 2 cos²x/2। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां पे इक्वेट कर दिया तो बीटा आपका निकल के आ गया। ये तो सब ठीक है, लेकिन देखो बोनस इनसाइड जो इस प्रॉब्लम को हीरा बनाती है। ये आंसर मैथमेटिकली तभी एग्जिस्ट करता है जब Q1 √ है ना, Q1/(sin α/2) ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो। सोच लो Q1 बड़ा है Q2 से, तो बड़े अल्फा पे निकलने वाली लाइंस कितनी है, समझे? तो यहां कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब, बोले नहीं समझा। तो यही है कि अगर ज्यादा लाइंस इससे निकाल देते तो वो बी तक पहुंचती ही नहीं, इन्फिनिटी को भाग जाती। तो ये जो छोटी सी इनइक्वालिटी ना, आपको अनइक्वल चार्ज पेयर को पूरा फील्ड पिक्चर दे दिया है ना। कौन सी लाइंस टर्मिनेट होती है, कौन सी एस्केप होती है, यही तो इनइक्वालिटी का काम है भाई साहब। हाँ, बोले ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। एक और चीज बताता हूं मैं।
ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट मैंने बताया ना, उसके नीचे चुपके से गॉस लॉ काम कर रहा है। तो कैसे? लाइंस प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वही तो है ना? तो ऑफिशियली ये सारी अगले लेक्चर में गॉस लॉ आने वाला है, ठीक है? तो ये वहां पे डिस्कस होगा। चलो, अब आता है आपका मेन इवेंट, एसएचएम का मास्टर क्लास। 8 प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो एक ही है लेकिन 8 कॉस्ट्यूम पहने हुए। तो एक रेसिपी जो मैंने बताई थी, स्क्रीन पे फिर से लिखी हुई है, इसको आप मेंटली सामने रखो। पहला इक्विलिब्रियम है, दूसरा है एक्स करके एग्जैक्ट फोर्स या टॉर्क निकालो, तीसरा है बाइनोमियल और सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय एम या सी बाय आई। और शॉर्टकट तैयार रखो, लेविटेशन थियरम, है ना? ओमेगा क्या था? अंडर रूट एन जी बाय आर नॉट। देखो, हर प्रॉब्लम में मैं थोड़े बहुत स्टेप आपको दिखा दूंगा जो मेन है। 10 सेकंड 20 सेकंड में अगर ये आपको रेसिपी पता है तो प्रॉब्लम गिर जाएंगे। चलो, तो ये पहला प्रॉब्लम है, सिंपल है, वार्म अप है अपना मास्टर क्लास का। एक बीड है, स्मॉल एम है मास, चार्ज माइनस क्यू है, फ्रिक्शनलेस स्ट्रेट वायर पे स्लाइड कर रहा है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल एल, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल क्यू है ना? बीड शुरू में ठीक उसके ऊपर है, छोटा सा वायर पे एक्स डिस्प्लेस करो, मतलब, और छोटा एक्स हैज टू बी लेस देन, फार लेस देन इक्वल कैपिटल है, और छोड़ दो। तो ये प्रूव करो कि ये एस एच एम है, कैपिटल टी निकालो। बोले कैसे भी करके प्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं, माइनस साइन अपने आप आएगी। हिंट देखो, बीड वायर पे कंस्टेंट, तो एट्रैक्शन का सिर्फ वायर के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट मैटर करता है, समझे कि नहीं? वायर के अलॉन्ग वाला। और स्टेप 3 के लिए तो अलॉन्ग वाला कंपोनेंट में -3/2 ऊपर आएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या होता है? मैंने बोला था u अगर छोटा है और यहाँ पे तो u स्क्वायर है, तो चला जाएगा u स्क्वायर। बोले सर समझ में नहीं आ रहा, चलो देखो सॉल्यूशन देखो। स्टेप 1 स्टेप 2 अभी मत देखो, है ना? अ, मतलब अज्यूम्ड है कि आपको, तो डिस्प्लेसमेंट x पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? के क्यू बाय जो भी था, अग्रीड? पाइथागोरस से आया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल का, डायरेक्शन प्लस क्यू की तरफ। तो वायर के अलोंग, है ना, कंपोनेंट क्या होगा? ज्योमेट्री से एक और फैक्टर आ जाएगा कि नहीं? ज्योमेट्री है भाई, अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालते वायर का? कॉस थीटा। तो इसी से x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया। तो F पैरेलल, मतलब वायर के अलोंग, और डायरेक्शन वापस स्टार्ट पॉइंट की तरफ। एट्रैक्शन है, बीड को x इक्वल टू 0 की तरफ खींच रहा है। अब x फार लेस देन l है, तो यहीं से डिनोमिनेटर एल क्यूब हो जाता है, तो आपका m ए आ जाएगा सीधा, है ना? बोले सर नहीं समझ में आया, तो रुको, ये माइनस साइन कहाँ से आया, हमने डाला है क्या? तो ये सारी चीजें आपको देखो स्लाइड पे दिखा के रखी है मैंने, स्टेप 1 स्टेप 2 नीचे फिगर के साथ, तो पॉज करके देखना, है ना? हमने नहीं डाला है, एट्रैक्शन सच में एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ज्योमेट्री ने दिया है, ठीक है? फिर तो क्या ही है, आपका स्टेप 4 बचा है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू निकल गया ना, क्योंकि हमने वही तो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक? ये तो एसएचएम से आया है, एसएचएम की कंडीशन से, क्योंकि माइनस के एक्स को हम लिख सकते हैं ना। ओके, तो यहां से टी भी निकल के आएगा अगर ओमेगा पता है तो। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या हुआ? तो बोले वायर का नॉर्मल फोर्स उसे एब्सॉर्ब कर लेता है,
कंस्ट्रेंट तो वायर पे मूव करना है ना, इसी का मतलब ये है। देखा आपने, 1 2 3 4 हो गया रेसिपी अपना। चलो अगला प्रॉब्लम देखो। नैरो फ्रिक्शनलेस वर्टिकल ट्यूब के अंदर नीचे प्लस क्यू है और ऊपर एक पार्टिकल स्मॉल एम चार्ज क्यू लाइक चार्जेस है फ्लोट कर रहा है ना। तो रिपल्जन और ग्रेविटी बैलेंस, और हल्का सा फिर उसको नच करो, मतलब डिस्प्लेस करो, और एस एच एम प्रूव करो, ओमेगा निकालो। तो ये तो लेविटेशन का बिल्कुल केस बन रहा है, इसी से तो लेविटेशन बोला था। आपको अगर एक ही सवाल पूछो, पॉइंट चार्ज के लिए एन क्या है, 10 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम खत्म, है ना। चलो देखो आप सॉल्यूशन। पहला इक्विलिब्रियम लिखा, बोले ग्रेविटी इक्वल टू कूलम फोर्स, ठीक है। तो यहां से वाई नॉट निकल गया है। अब थियरम बोल रहा है कि एफ 1/r² होता है, पॉइंट चार्ज है, तो n2 सीधा ओमेगा इक्वल टू 2g/y0, खत्म। 10 सेकंड बोला था कि नहीं। भरोसा नहीं है तो रेसिपी चेक 2 लाइन में, स्क्रीन पे है, y ऊपर डिस्प्लेस करो, बायनोमियल है ना, पावर 2 आएगा। देखो y0 प्लस वाई नीचे 2, एफ नेट क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम लिखा था उसको माइनस किया कि नहीं। देखो सब सेम आंसर आ रहा है आप लोगों का, एफ नेट। ओके, तो ये अब देखो मैं यहाँ पे आंसर को थोड़ा फील कराता है, जिसको मैं सैनिटी चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ कर तो फील कराता हूँ। ओमेगा में कैपिटल क्यू है क्या, स्मॉल क्यू भी नहीं है, एम भी नहीं है, तो ये सारे वाई नॉट के अंदर छुपे बैठे हैं। नहीं समझा, वाई नॉट देखो अपना क्या था इक्विलिब्रियम में, पहला इक्विलिब्रियम। तो फिजिकली अगर ज्यादा स्ट्रांग चार्ज है तो पार्टिकल बस ऊंचा फ्लोट करेगा और धीमा ऑसिलेट करेगा, समझे कि नहीं। तो जब स्ट्रक्चर दिख जाए तो अब एग्जाम हॉल में आपको डर नहीं लगता है, लेकिन गिफ्ट लगता है, उल्टा हो जाता है। देखो प्रॉब्लम 11, ये आइडिया तो सेम है, थोड़ा सा सटल अपग्रेड है। नीचे पॉइंट चार्ज नहीं है, हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्बडा है, पार्टिकल का मास m स्मॉल q, हाइट h, ठीक ऊपर है, इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, प्रूव करो, वो एस एच एम है, टी निकालो, ठीक है। तो एक चैलेंज है कि कंप्यूट करने से पहले प्रिडिक्ट करो। अच्छा, और लाइन चार्ज क्या होता है, फील्ड 1/r होता है, तो n क्या हुआ, तो t क्या आना चाहिए। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझो, प्रिडिक्ट करो, फिर चेक करो। चलो देखो आसान क्या है, देख कितना आसान है। स्टेप 1 क्या है ये, एम जी इक्वल टू एफ क्यू, मतलब क्यू ई, ठीक है। और थियरम क्या है, ई 1/r, तो एन क्या होगा आपका 1, तो ओमेगा स्क्वायर g/h, तो टी निकल के आ गया, है ना। बोले सर ये तो 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड लिखा, है ना। तो ऐसा ही है, लेकिन इसको देखो, 2 पाई अंडर रूट h/g, भाई ये तो सिंपल पेंडुलम का है, h हाइट का पीरियड है। तो पार्टिकल भी आपका बिल्कुल ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है जैसे पेंडुलम हो ना, h हाइट का। लैम्बडा गया, क्यू गया, स्मॉल m गया, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वैनिश हो गया, ठीक है। तो ये h में छुपा हुआ है, जैसे मैंने कहा, एक पहला इक्वेशन जो था एम जी इक्वल टू, वहां छुपा हुआ है, ठीक है। तो इजी लग रहा है ना अभी आपको। चलो देखो, ये रेसिपी चेक जो है वो भी आपके स्क्रीन पे दी है। बाइनोमियल पावर जो है 1 है,
तो दो लाइन्स है। आपका एफ क्या बोला था लिखने को, 1 + x पावर जो भी है -mg, ठीक है, ऐसे लिखने को बोला था। तो यहीं से आपका सीधा निकल के आएगा F इक्वल टू, है ना। और एक टिप है यहाँ पे, जो अगर फाइनल आंसर में लैम्डा क्यू एम अलग अलग बैठे हुए हैं, जैसे √m h², 2 नीचे 2 के, तो वो गलत तो नहीं है लेकिन अधूरा है। मतलब आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन सब्स्टिट्यूट नहीं की है, समझे आप। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो h है वो वहां से, तो रेसिपी का जो स्टेप 1 है वो सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, सफाई के लिए है। मैंने कहा था ना अलजीब्रा, वो h से, तो ऑप्शन आपको क्लीन फाइनल जैसे देते हैं। ओके, पॉज करके ये रेसिपी चेक एक बार कर लो। ओके, अब ये 12th प्रॉब्लम है। रोटेशन में यहाँ पे हम घुस रहे हैं, टॉर्शनल होगा यहाँ पे SHM। नॉन कंडक्टिंग रॉड है, स्मॉल m है, लेंथ l है, स्मॉल l, मिड पॉइंट पे हिंज्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली घूम सकती है। यहाँ पे एक हाफ में प्लस है, दूसरे हाफ में माइनस लैम्डा है। यूनिफॉर्म फील्ड ई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के। रॉड को छोटा सा घुमा के छोड़ दो, निकालो ऑसिलेशन पीरियड। ठीक, सोचने वाला सवाल यह है कि, और यही प्रॉब्लम की जान है, देखो अगर रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज होती, मतलब पूरी प्लस लैम्डा, तो उसे लगता, क्या उसे टॉर्क लगता ही नहीं, क्यों नहीं लगता, है ना। इसका अगर सोचोगे तो ये ऐसे सोचने के तरीके हैं। तो प्लस माइनस इसीलिए दिया है। ठीक है, चलो सोचो, थोड़ा इधर उधर करो। तो पहले सवाल का देखो, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। नीचे वाला राइट कॉर्नर अभी मत देखो, है ना, वो बताता हूं बाद में क्या है। पहले तो यह है कि यूनिफॉर्म रॉड पे हर एक एलिमेंट का फोर्स सेम डायरेक्शन में, समझे कि नहीं। तो हिंज के दोनों तरफ टॉर्क अपोजिट, तो कैंसिल हो जाती है, इसलिए प्लस माइनस दे रखा है। दोनों तरफ फोर्सेस अपोजिट है तो ही टॉर्क ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन में घूमेगा, दोनों रिस्टोरिंग होंगे। डिजाइन समझ में आया। अब करो इंटीग्रेट, एंगल थीटा पे हिंज से x डिस्टेंस पे एलिमेंट dx, फोर्स लैम्डा ई dx, मोमेंट आर्म x साइन थीटा, दोनों हाफ्स का डबल हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा टाउ। स्मॉल थीटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर पे, ml²/12, और एंड पे क्या होता है, ml²/3। अच्छा, सेंटर पे लगाया ml² थीटा डबल डॉट इक्वल। बोले सर ये माइनस साइन आपने डाल दिया, टाउ में तो माइनस साइन था नहीं। तो इसीलिए ये जो नीचे बड़ा बड़ा लिख के रखा है ना वो, तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई साहब ये मुझे पता है रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए माइनस साइन रखा है। और मैथमेटिकली कैसे फिजिक्स से निकल के आता है उसके लिए राइट बॉटम कॉर्नर में लिख के रखा है। और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये मैंने वेक्टर के डीपीपी में समझाया हुआ है कि एक्सियल होता है तो लास्ट वाला z वाला कंपोनेंट ही बचता है। चलो, तो यहां से आपका स्टेप 4 ओमेगा दिख गया आपको सीधा, ठीक है। तो ओमेगा आपका आ गया, उससे टाउ। आदत ये बनाओ पहला कि L कैंसिल हो गया, है ना, तो लंबी रॉड ज्यादा टॉर्क, लेकिन उतनी ज्यादा तो इनर्शिया भी है, तो सेम रेशियो, तो इसी से वो कैंसलेशन हो रहा है ना? ओके, दूसरा है कि ये असल में एक डाइपोल है, रॉड नहीं है, डाइपोल है ये। पी डाइपोल का क्या होता है, λL²/4, और टाउ क्या होता है, पी साइन थीटा, वही स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर अगला प्रॉब्लम में, है ना, सीमलेस ट्रांजिशन है अपना यहाँ पे।
देखो 13 है, रिंग डाइपोल है ये। इसमें वो ट्रैप है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी खाता है। रिंग का डाइपोल है ये। एक्सिस देखो, फील करो फिजिक्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले देखो, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, मास m, स्मॉल r है, वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे खड़ी है, लेटी नहीं है, खड़ी है। वर्टिकल डायमीटर के एक तरफ प्लस क्यू है, दूसरी तरफ माइनस क्यू। फील्ड दी है ई, एक्स के अलाउंड। रिंग को वर्टिकल डायमीटर के अलाउंड हल्का सा ट्विस्ट करके छोड़ दो, बस यही है। ऐसा नहीं कि रोल कर रहा है, वर्टिकल में। देखो पॉज करो, दो काम है। पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी क्यू, वो कंप्यूट करो। तो सर वही नहीं आता, तो इसका मतलब है थियरी आपको लेक्चर देखने हैं। और फिर देखो समझो, हाँ बहुत केयरफुली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लोगे, एक्सिस क्या है, एक डायमीटर है। बस इतना बोल दिया मैंने, जहां पे बहुत स्टूडेंट गलती, हो गया काम आपका। देखो ये फिगर तो ऐसे ही बना के रखिए, ताकि ये जो एलिमेंट लिया है, ये फिगर आप समझ गए। ट्विस्ट एक्सिस कौन सी है, एलिमेंट कैसे लिया है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी क्यू, तो डी क्यू यहाँ पे है, एक्स आपका आर कॉस थीटा है। लेमडा क्या होगा आपका, देखो क्यू बाई पाई आर होगा, है ना, क्योंकि आधा सर्कल है। तो ये फिगर आप समझ लो, ठीक है। बस तो अब देखो सॉल्यूशन। डाइपोल मोमेंट देखा हमने, क्यू बाय पाई आर, सिमेट्री से दोनों हाफ पी एक्स में बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो पी 4 क्यू आर बाय पाई। वैसे भी ये नंबर अपने आप में एक क्लासिक नंबर है, याद भी रख सकते हो आप। टॉर्क एक ट्विस्ट थीटा पे है, तो पी साइन थीटा होगा कि नहीं, माइनस पी, तो माइनस पी ई थीटा। थीटा साइन थीटा चला ही जाता है, छोटा है तो। और नोट करो, डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 है, तो सीएम तो हिलता ही नहीं है। प्योर रोटेशन अबाउट द वर्टिकल डायमीटर थ्रू द सेंटर, फ्लोर सूथ है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले सर हमको पता है रिंग का एम आर स्क्वायर, नहीं, एम आर स्क्वायर उस एक्सिस के लिए है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमारा एक्सिस डायमीटर पे है ना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता है, तो वो होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और सिमेट्री से आई एक्स इक्वल टू आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर देखो, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आप अब इक्वेट करो, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, मतलब थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, तो मतलब इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क तो पी साइन थीटा है, तो थीटा ओमेगा निकल के आ गया। तो यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात है कि गलतियां है काफी सारी जगह पे किताबों में, है ना। रिस्पेक्टिव होता है, ऐसा नहीं, आई एम नॉट। तो इस प्रॉब्लम में ना एम आर स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं, तो उनका आंसर रूट 2 से ऑफ होता है। अब आपके पास वो आंख होनी चाहिए जो ये गलती पकड़ सके, है ना। टॉर्शनल प्रॉब्लम में आई लिखने से पहले एक्सिस को पहचानो, डायमीटर के अलोंग है, तो फिर आप आई चुनो, ऐसा है ना। ऐसा नहीं कि जो नहीं है वो भी बुक में दिया है तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। गलती होती है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
ये जो सुपर पोजिशन ट्रिक है ना, उसका ये प्रॉब्लम शोकेस है, जो मैंने नहीं किया था, बोला था ना थियरी कैप्सूल के वक्त। चलो कोई नहीं। फ्री स्पेस में एक फिक्स्ड रिंग है, रेडियस कैपिटल आर, चार्ज कैपिटल, उसके एक्सिस के अलोंग एक थीन रॉड लेटी हुई है ना। उसका चार्ज यूनिफॉर्म है, माइनस क्यू स्मॉल एम, लेंथ एग्जैक्टली 2r है, बिल्कुल सिमेट्रिक, रिंग के सेंटर पे सेंटर्ड है। क्या करो, रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो और फिर टाउ निकालो, मतलब टाइम पीरियड, नॉट टाउ, कैपिटल टी। तो यहाँ पे हिंट ही तो आपका असली जेम है। रॉड को वाई से शिफ्ट करो, किया। अब पूछो, रॉड का कौन सा हिस्सा अभी भी सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। और सिमेट्रिक हिस्से पे रिंग का नेट फोर्स क्या होगा, तो फोर्स लगाने वाला बचा कौन, समझे कि नहीं। इसीलिए मैंने ये फिगर दिया हुआ है, देखो ध्यान से। ये फिगर को अगर आप खुद को बनाना था, अगर ये समझ गए तो हो गया प्रॉब्लम, है ना। देखो ये जो सिल्वर है, ये 2y है ना, आर पे था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है वाई से, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ, समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते, सॉल्यूशन अब बता देता हूं मैं। ये तो पूरा का पूरा चिट्ठा ही खोल दिया है। तो ये y अगर शिफ्ट किया है तो माइनस आर प्लस वाई से लेके आर प्लस वाई, ठीक है ना, क्योंकि वहां से माइनस हुआ वहां। यहाँ पे जो की ऑब्जर्वेशन आपने फिगर में देखा होगा कि एक्शियल फील्ड ई जेड का ऑड फंक्शन है ना, एक सेंटर एक्शियल फील्ड है ना। तो एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस, और इसके मैग्नीट्यूड मिरर होते हैं। तो रॉड का सिमेट्रिक कोर आपका माइनस आर प्लस वाई से आर माइनस वाई, समझ गए, सिमेट्रिक, अग्रीड। तो जो अबाउट सिमेट्रिक इंटरवल है, मतलब ये जो मैंने बताया, उस पे तो नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगेगा, क्योंकि अभी तो बताया मैग्नीट्यूड मिरर होता है। अच्छा, तो फोर्स आपको जो फील करा रहा है, वो तो बचा हुआ टिकड़ा जो 2y सिल्वर था, है ना, और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आर पे। एग्जैक्टली तो नहीं है, बट ठीक है। तो ई आर इक्वल टू आपका पता है आपको, तो आर डाल दिया आपने। तो और सिल्वर का चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो इनटू इनटू जो भी है इसका 2y, ठीक है, चार्ज डेंसिटी तो पता है। चार्ज नेगेटिव है तो वापस खींचेंगे, तो रिस्टोरिंग फिजिक्स से ही आ गया, वापस खींच रही है। रिस्टोरिंग वापस का मतलब क्या है, बोले सर ऐसा नहीं, तो ये तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स क्यों आया, वैसे यहाँ पे एम ए इक्वल टू माइनस, है ना। कंपेयर करो अब ब्रूट फोर्स से, पूरे रॉड पे अगर इजेड इंटीग्रेट करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो 7 मिनट का अलजीब्रा हो जाता, और गलती होने का चांस वो एक्स्ट्रा। तो हमने सिमेट्री आर्ग्यूमेंट लगाई कि नहीं, 3 लाइन्स में, समझे कि नहीं। तो जब भी कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट स्लाइटली डिस्प्लेस हो, तो लेफ्ट ओवर असिमेट्रिक पीस क्या फील करता है, वही आंसर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम 15 आता है, जिसका मैंने जिक्र किया था। यहाँ पे साइन डिसिप्लिन का फेमस गड़बड़ प्रिंटेड सॉल्यूशन में हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। देखो, ऐसा नहीं कि किसी की गलती निकाल रहे हैं, भाई गलतियां तो होती है, बट हम यहाँ सीख रहे हैं। इंसुलेटेड डिस्क है, कैपिटल एम मास है, रेडियस कैपिटल आर है, व्हील की तरह रफ फ्लोर पे खड़ी है, उसके सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू, हाइट
स्मॉल एच पे ठीक सेंटर के ऊपर एक चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड है, थोड़ा सा रोल करके साइड में आप ले जाओ और छोड़ दो, फ्रिक्शन है ना, तो स्लिपिंग नहीं होने देता। फिर आपको टाइम पीरियड निकालना है। दो हिंट्स है, देखो, पॉज करो, समझो। पहला है कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना है। तो ये सब रोलिंग की टेक्निक्स है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स सब गायब हो जाएंगे वहां पे, है ना। और ईमानदारी से दूसरा अपने आप को पूछो कि एसएचएम के लिए चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए अपोजिट? तो इससे आपका समझ में आए। देखो, आगे आपकी क्लैरिटी के लिए फिगर बना के दिया है। ये फिगर को समझ लो एक बार कि एफ कहाँ लग रहा है, एफ एक्स कहाँ लग रहा है, एफ वाई क्या है, माइनस क्यू क्या है, प्लस क्यू क्या है, नीचे पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, कौन से फोर्सेस है वहां पे, है ना। तो यही चीज अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में। देखो, एक्स डिस्प्लेस किया, है ना, डिस्क को, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? वो तो के क्यू स्क्वायर अपॉन जो भी डायगोनल लेंथ थी। लेकिन इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है, फैक्टर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा लिया है, तो एफ एक्स आपका आ गया। और एफ एक्स यहाँ पे माइनस साइन कैसे है? बोले क्यू एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो अपने आप है अट्रैक्शन है। ये माइनस देखा आपने, तो ऊपर वाला चार्ज इस सेंटर के वापस खींच रहा है, तो साइन हमने अर्न किया है, इंसर्ट नहीं किया है। तो ये ठीक है मतलब। तो सर कई बार आप ऐसे लिख देते हो, कई बार मैथमेटिकली निकालते हो, तो अर्न करना पड़ता है, या तो समझ के करो या तो मैथमेटिकली। अच्छा, टॉर्क अबाउट पी बोला था, है ना। तो जो तो डिस्प्लेस पोजीशन सेंटर के नीचे होगा पी, तो वहां पे गिनती करो कौन कौन जीरो है, मतलब कौन से टॉर्क। तो नॉर्मल फोर्स पी से गुजरता है, जीरो। फ्रिक्शन पी से, जीरो। वेट वो भी नीचे पी के वहीं से गुजरेगा, वो भी जीरो। तो एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो बोले वो भी तो वहीं से गुजर रहा है सेंटर से, तो वो भी जीरो, बोले सब कुछ जीरो। लेकिन एफ एक्स नहीं है, उसका मोमेंटम आर है। तो यही तो कांटेक्ट पॉइंट चुनने की खूबसूरती है, और ये चुन सकते हैं क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। ये मैंने इसके जो रूल्स है वो रोटेशन में अच्छी तरह से, तो सारा झमेला एक साथ साफ हो गया। अब आई अबाउट पी निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, है ना। तो एम डी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे डी आर है, तो एम आर स्क्वायर हो गया, है ना। आई सी एम आर स्क्वायर बाय 2 है। अच्छा, इक्वेशन कौन सा? बोले अल्फा इक्वल टू ए बाय आर। अग्रीड, क्योंकि वही तो है कंस्ट्रेंट। ओके, तो आई अल्फा इक्वल टू टाउ, टाउ इक्वल टू जो भी फोर्स था एक्स इंटू आर, हो गया। तो ए निकल के आ गया, मतलब ये आपका ओमेगा निकल के आ गया। तो यहां से आपका टाइम पीरियड निकल के आ गया। अब अब असली सबक क्या है यहां पे? सोचो, अगर दोनों चार्जेस प्लस क्यू होते, तो कई कई बार गलती से छपा हुआ है किताबों, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा साइन लेके आते हैं, है ना। तो अगर लेकिन प्लस होता तो रिपल्जन कहाँ करता? इक्विलिब्रियम से दूर, तो वापस आता ही नहीं, वो तो चला जाता दूर। तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता, एसएचएम नहीं है वो। और आप क्या करते हो कि भाई एसएचएम करवाना है ना, तो चुपचाप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हो ताकि ऑसिलेशंस निकल आए। तो जैसे मैंने कहा ना, हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है।
खुद निकलना चाहिए साइन, खुद मैथ से निकले या आप समझ के लिए निकले कि रिस्टोरिंग टॉर्क आपको दिखा तो आप माइनस लिख सकते हो उसे। ठीक है, अगर ना रिस्टोरिंग टॉर्क दिखे ना माइनस साइन लग रहा है तो समझ लो कि ये ऑसिलेशंस है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइन चेक कर रहा है, ये आप फिजिक्स को देख रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, लाई डिटेक्टर जैसा है ये। हर एसएचएम प्रॉब्लम पे ये चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि किताबों में भी गड़बड़ है। चलो, हो गया। अब ये फाइनल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको चारों रेसिपी दी हुई है ना, पूरी सब कुछ झोंक दिया है ताकि आपको देखो। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे दो आइडेंटिकल बॉल्स है, लाइट स्प्रिंग से जुड़ी हुई, नेचुरल लेंथ एल है, स्टिफनेस के है, बॉल 2 पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है, बॉल 1 स्मॉल एम फ्री है, बिना चार्ज का है, बॉल 1 ये ऑसिलेट करती है फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे। अब दोनों बॉल्स को आइडेंटिकल चार्ज क्यू दे दो, है ना, रिपल्जन स्प्रिंग को स्ट्रेच करता है और सिस्टम आपका सेटल हो जाता है। अब एल नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब चार्ज है तो ईटा एल पे। ठीक है, जहां ईटा 2 दिया हुआ है, अग्रीड, डबल द नेचुरल लेंथ। अब निकालना है आपका नया फ्रीक्वेंसी एफ इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट। 6 मिनट दिया है, मतलब कुछ तो डिजर्विंग है यहाँ पे। क्रूशियल हिंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले लिखो और फिर उसी कंडीशन से क्यू स्क्वायर को इफेक्टिव स्टिफनेस से एलिमिनेट करो, है ना, 2 बार यूज होगी ये। तो आपका ईटा एल ये सब आपको समझ में आना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ क्या है, ये तो एनएलएम से हम करते आए हैं। देखो, पहले तो फिगर में सब कुछ दिखाया है ना। पहले क्या लेंथ था, नेचुरल लेंथ था, फिर बढ़ा कौन सा, ईटा एल। रेड फोर्स कहाँ लग रहा है, समझ में आया वो कौन सा फोर्स है। ब्लू फोर्स कौन सा है, समझ में आया। कैसे इक्वेट किया है देखो, कूलम फोर्स को और स्प्रिंग फोर्स को। ऊपर वाली फिगर, नीचे वाली फिगर में क्या किया है, एक्स अगर डिस्प्लेस हुआ है तो वापस कूलम फोर्स क्या होगा, है ना। और फिर आपको पता है एसएचएम में हम क्या करते हैं, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू कैसे इक्वेट करते हैं, नेट फोर्स से। वहां पे बायनोमियल लगाना होता है। चलो समझ गए फिगर को। चलो अब सॉल्यूशन को समझो। नोटेशन साफ रखा है यहाँ पे, सी, कैपिटल सी को ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्योंकि दोनों क्यू थे ना तो सिर्फ नोटेशन की बात। इक्विलिब्रियम एट लेंथ ईटा एल, है ना, तो रिपल्जन स्प्रिंग टेंशन को इक्वेट करो। अग्रीड, स्टार इक्वेशन मार के रखा है, स्टार नाम दे दो, इस स्टार को संभाल के रखो, 2 बार काम आएगी। अब स्टेप 2 और 3 देख लो। बॉल 1 को थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करो बाहर की ओर, तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या आएगा देखो, नेट फोर्स, समझ गए कि नहीं, नेट फोर्स लगेगा ना, तो जो सी अपॉन एक्स डिस्प्लेस किया नीचे एक्स स्क्वायर, मतलब कूलम फोर्स माइनस, है ना, ये नेट फोर्स बचा है क्योंकि अब एक्सेलरेट करेगा, इक्विलिब्रियम में है नहीं। लगाओ बाइनोमियल पावर, है ना, पहले टर्म पे। तो ये आपका, और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता थी, स्टार यूज किया है देखो। तो यहां पे 2 ढेर है टर्म्स के, कांस्टेंट टर्म स्टार के हिसाब से 0 कैंसल। बोला था ना रेसिपी में कि इक्विलिब्रियम सब्सट्रैक्ट जब भी होता है चीजें बहुत ही साफ कर देती है अलजीब्रा। अब देखो ये स्टार का दूसरा यूज, असली चाल। 2c बाय नीचे ईटा एल क्यूब है ना, उसको हम स्टार से क्या लिखेंगे, 2k ईटा -1, समझे। तो ये इफेक्टिव स्टिफनेस हो गई, k इंटू 3 ईटा -2 बाई।
क्यू स्क्वायर का क्या हुआ, बोले गायब हो गया, ई नॉट गायब, सिर्फ के और ईटा बचा है। समझे स्टार का मतलब यहाँ पे कैसे आया वो। अब आपको पता है कि सिर्फ आपको दिख गया तो एफ बाय एफ नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ईटा 2 दिया है तो बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। अजीब लगा कि नहीं, कैसे, सोचो, अजीब ही है। रिपल्जन तो एंटी रिस्टोरिंग है, सॉफन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो गिरनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि इक्विलिब्रियम डबल लेंथ पे है, स्प्रिंग जबरदस्त स्ट्रेच्ड है और उसका टेंशन ग्रेडियंट कोलम्स ओपनिंग पे भारी है। मैथ चेक करो, स्टिफनेस रेशियो ग्रेटर देन 1 वेन एवर ईटा इज 2/3 से ज्यादा है, तो हमेशा ट्रू है ये। तो इंट्यूशन को डेटा से का हर बार इंट्यूशन काम नहीं करता है, मजेदार है ये फिजिक्स। और यहाँ पे देखो हमने स्टार 2 बार लगाई है, एक बार कांस्टेंट टर्म मारने के लिए और एक बार स्टिफनेस को साफ करने के लिए। ये इसीलिए देखो, एक बार समझ लेना, ये डबल यूज है। रेसिपी का स्टेप 1 का सिग्नेचर मूव है ये। इक्विलिब्रियम मैंने बोला था ना, बचा के रखो। हाँ, तो एसएचएम में कभी भी कोई अननोन कांस्टेंट दिखे, क्यू लैम्बडा या कुछ भी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसे ऐसे खत्म किया जाता है। ठीक है, चलो 16 प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले लो इस साइड का। पूरा लेक्चर एक फ्रेम में 2 मिनट में। इक्विलिब्रियम में रेसिपी देखो, इक्विलिब्रियम में बैलेंस करो, फिर डिस्प्लेस करो, बायनोमियल और सब्ट्रैक्ट करो, है ना। ओमेगा स्क्वायर 4 स्टेप्स है ना, चारों स्टेप्स 8 प्रॉब्लम पे लगे और सेम 4 स्टेप्स। लेविटेशन थियरम, पावर लॉ अगर फोर्स ग्रेविटी बैलेंस करे तो एन जी बाय आर नॉट लिखो ओमेगा। पॉइंट चार्ज आपका या तो N2 लो या तो N1 लो, लाइन चार्ज है तो। डिसीजन रूल है, तो ये हमने देखा, कैन इट कैच का मतलब है एनर्जी अलोंग द होल पाथ। इंटरनल फोर्सेस है तो सीएम से पूछो क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से। कॉमन फील्ड, कॉमन टाइम, तो देखो कैसे हमने डेल्टा वी को ढेर किया था। ठीक है, और वो जो सिमेट्रिक बॉडी को कैसे, है ना, लेफ्ट ओवर पीस से ढेर किया था, प्रॉब्लम 14। सिल्वर लाइन बोल रही थी, है ना, क्योंकि ई का नेचर था इधर उधर मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो जो लेफ्ट ओवर है वही फोर्स लगाए। और डिफ्यूज स्टेप्स क्या थे कि साइन आपको कमाना है, घुसाना नहीं है। प्रॉब्लम 15 उसका गवाह है। रिंग मतलब है तो अबाउट डायमीटर आई आपने एम आर स्क्वायर बाय 2, प्रॉब्लम 13 में। रोलिंग में फ्रिक्शन आगे भी पॉइंट करता है, ठीक है, और टी कॉस थीटा कहीं पर टी साइन थीटा लगाना है तो आपको होशियार रहना है। अब सच सच बताओ, थोड़े से जो लेक्चर के शुरू में डरावने वाले प्रॉब्लम रहते हैं, अब इजी लगे कि नहीं। एक बार और ये देख लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आई एम डैम श्योर कि इजी लगने लगेगा। अगला लेक्चर है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, जो आपने हीरा प्रॉब्लम नहीं था ना, तो उस पे ये अगली बार गिनती को थियरम में बनाएंगे। ये जो अभी 8 प्रॉब्लम 8 में हमने फील्ड लाइंस को गिना था ना, N1 निकाला नहीं था। गिना मतलब क्या है कि वैसे ही तो गिनना होता है, क्योंकि उसका कोई, बोले सर ऐसा 8 ही लाइन निकलेगी, ऐसा तो नहीं है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और फिर लास्ट में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इसी ले, अगले लेक्चर में 8 सेकंड में गिर जाएंगी। ठीक है, चलो तब तक ये 16 प्रॉब्लम है, एक बार और करो, 2 बार और करो, रेसिपी चलाओ, साइन चेक करो,
सैनिटी टेस्ट लगाओ। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। पढ़ते रहो, सवाल पूछते रहो, कमेंट में फीडबैक देते रहो। विल मीट in the next lecture. Thank you for your patience.